चलो सेक्शन सी पे आ जाओ बेटा, सेक्शन सी। हेलो, कृपया सेक्शन सी पे आ जाएं। बस बस भैया बस, कंट्रोल। चलो सेक्शन सी क्या कह रहा है देखो यार, क्वेश्चन पढ़ो, बातें नहीं, बातें करने का टाइम मिले। 72 घंटे भी नहीं बचे, अभी अभी भी बातें कर रहे हो। लिखो। अरे बातें नहीं, वही तो। The Wheatstone bridge circuit have the resistance various arm as shown in the figure. Calculate the current through the galvanometer. ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। नहीं सीरियसली कह रहे हैं, अगर ये आता है, सुनो, अगर ये आता है तो इसको लास्ट में, दैट डजंट मीन कि घर पे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है कि नहीं। बट अगर ये क्वेश्चन आता तो हम बता रहे इसको कब करना है, लास्ट में करना है, इसको स्टार्टिंग में मत पकड़ना, ठीक है। पहली बात तो देखो ये आएगा ही कम, आएगा ही, ये चांसेस के थोड़े से कम है। बट अगर ये आएगा ना तो ये आपके नंबर काटने के लिए आएगा, तो इसको पीछे करना। ये क्वेश्चन लेंदी है, अभी देखो हम करेंगे तो अपना समझ में आएगा ना। ये लेंदी क्वेश्चन है, आपके जितने में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे उतनी देर में ये अकेला होगा, वो भी पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगा। तो अगर ये आया तो बाद में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है 100 ओम, सुनो, और ये क्या है 10 ओम, ये है 5 ओम, और ये कितना है 60 ओम। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ कितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, है ना। तो ये 10 वोल्ट का है, उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि इधर से कितना जाएगा करंट, I1 प्लस I2। हमने अपनी तरफ से नहीं माना है ना, खुद बोला कि यहाँ से कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। फिर इस वाली ब्रांच में कितना भेजा है, I1 भेजा है, इस वाली ब्रांच में I2 भेजा है। फिर बेटा यहाँ पे उन्होंने IG भेज दिया, और यहाँ पे भेज दिया I1 माइनस IG। अब इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच में जो कितना जाएगा, I2 इधर से आया, IG इधर से आया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I2 प्लस IG, और फाइनली इधर कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 ही आ जाएगा। ठीक बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस कैसे चेक करते हैं, 100/60, ऐसे नहीं करना, हम बोलते हैं ऐसे कहीं क्या करो 500, और इधर करो 600, 60 का 100 इंटू 5 500, 60 इंटू 10 600। एक तरफ 500 आ रहा है, एक तरफ 600 आ रहा है, तो ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। अगर बैलेंस होता तो डायरेक्टली हम बोल देते IG कितना 0, फिर 3 नंबर में नहीं होता ये क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है MCQ में, है ना। तो MCQ में अगर आया तो इसका आंसर कैसे होएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई करना, ब्रिज बैलेंस नहीं, कुछ कुछ बोलने के बाद कुछ कुछ बताना पड़ता है, कुछ लोग याद नहीं, ये वाला तो बोला तो लास्ट में करना है, MCQ में कैसे आ गया। ऐसा डायग्राम देख के नहीं सोच लेना है, पहले ये देखना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। 100 पंजे 500 और ये 600, तो 500 और 600 ब्रिज बैलेंस नहीं है। अगर यहां से भी 500 और यहां से भी 500 हो जाता तो ब्रिज बैलेंस होता, तो ये क्वेश्चन इजी था। IG को हटा देते, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, क्वेश्चन खत्म हो जाता। अगर ये ब्रिज बैलेंस होता तो ये वाली ब्रांच हट जाती, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते सीरीज से, और फिर वो जो आंसर आता वो दोनों आपस में किसमें होते, पैरेलल में होते, फिर फाइनल आंसर आ जाता। समझ में आया क्या कह रहे हैं, ठीक। तो अगर ब्रिज बैलेंस होता तो बहुत आसान क्वेश्चन, बट अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो बड़ा क्वेश्चन जाएगा, ठीक। तो अभी फिलहाल ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बेटा नाम लिखा है उन्होंने कुछ, A यहाँ पे, B C D, तो यहाँ पे लूप लॉ लगाएंगे। देखो यहां से करते हैं ऐसे, एक लूप ए वाला ले लेते हैं, लूप का नाम क्या है ABDA। इस लूप में देखो करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ने खा लिया होगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो यहां से A से B जा रहे हो, बताओ घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला I/R, तो क्या लिखते बताओ, -100 I1। चलो इधर आ जाओ, यहां पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा,
पता ही नहीं, इसमें तो आई जी लिखोगे ना, जी दे रखा होगा। तो बताओ करंट की डायरेक्शन में देखो, लूप यहां से डिसाइड हुआ ए बी डी ए। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ता है। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताओ माइनस का 15 आई जी। फिर देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट यहां से आया मतलब यहाँ पे लो पोटेंशियल, भाई बना लो, हाई से लो जाता है करंट, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, लो से हाई जा रहे हैं हम लोग क्या, क्योंकि हमारा लूप ऐसे चल के गया है, तो लो से हाई जा रहे हैं, मतलब क्या होगा बताओ, प्लस 60 आई टू इज इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, 5 कॉमन आ रहा है सब में से, है ना, 5 कॉमन लेके इधर डिवाइड में भेज दो, 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20i1, 5 लेंगे ना कॉमन, 20 बचेगा। फिर यहाँ करोगे तो 3ig प्लस 12i2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ये छोटे कैसे हो गए, 5 कॉमन लिया फिर अपॉन में भेज दिया तो 0 अपॉन समथिंग 0। दूसरी इक्वेशन बनाओ, अब किस लूप में देखोगे आप बताओ, बी सी डी बी, इन लूप बी सी डी बी, इस लूप में देखते हैं। तो बेटा बी से सी जाएंगे तो बताओ हाई से लो जा रहे हैं क्या, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, तो हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो क्या लिखना चाहिए माइनस 10 इंटू I1 माइनस आई जी, प्लस आगे बताओ, यहां देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस की माइनस प्लस, करंट इधर जा रहा है, हम अपने लूप में इधर जा रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस 5 इंटू I2 प्लस आई जी। अब देखो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में की करंट के डायरेक्शन में, अपोजिट करंट ऐसे आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो करंट से लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हमें ज्यादा ताकत चाहिए, है ना, तो क्या लिखे प्लस 15 आई जी इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, फिर से देखो 5 कॉमन आ गया सब में से, तो क्या बचेगा -2i1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी प्लस 3ig। 5 5 5 सब में से कॉमन ले लिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 और 5 3 या 15 3। और वो कॉमन आके चला कहाँ गया, उधर 0 के अपॉन में जाके 0 बन गया। ठीक है, चलो इसको यहाँ दिख रहा है, देखना इसके नीचे, तो -2i1 प्लस, मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं ये, ठीक है, प्लस I2 प्लस IG प्लस 3IG इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। जरा सेम सेम वेरिएबल देख लो, 2i1 तो अकेला ही है, ओके यहां देखो माइनस का 2i1, 2IG और IG मिलके कितना हो जाएगा 3IG हो जाएगा, फिर प्लस I2 इज इक्वल टू 0। हमारा मन कर रहा है यहाँ से I2 की वैल्यू निकालने की, 2IG 3 5IG हो जाएगा ना, अच्छा 1IG ये भी है ना, 6IG हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हमारा मन कर रहा है I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि I2 वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो इक्वेशन I1 और IG में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, I2 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, ये उधर जाके 2i1 माइनस 6IG, सही है, इसको नाम देते थे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात, चलो अब तीसरी इक्वेशन और बनानी पड़ी, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 वेरिएबल है, I1 है, I2 है, IG है, तो 3 इक्वेशन बनाएंगे, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अब कौन सा लूप ले, ये वाला ले ले, बड़ा वाला, हम सोच रहे ADCA, ये वाला ले लेते हैं, पोटेंशियल कितना लगा है वो पता चल जाए तो थोड़ा अच्छा आंसर बन जाएगा ना। तो कौन सा लूप ले रहे हैं, इन लूप ADCA। अच्छा कोई ये वाला लेता तो क्या आंसर नहीं आता, आता, कोई अगर यहां से ऐसे बड़ा वाला लेता तब आंसर नहीं आता, आता, आप कोई सा भी लूप लो आंसर आएगा। ठीक, ओके अब इधर देखो कहां से चले, ए से डी जा रहे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस का 60i2, अपोजिट डायरेक्शन में की डायरेक्शन में, डायरेक्शन, तो माइनस की प्लस, -5i2 प्लस IG। फिर इधर आ जाओ, जो नेगेटिव हाई से लो जा रही कि लो से हाई, देखो लो से हाई, तो +10 की -10 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके यहां सॉल्व कर लो बेटा, माइनस का 60i2 माइनस, अच्छा 5 यहां से भी कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लो, तो 5 के टेबल में 12 बार में, -12i2, 5 खत्म, माइनस I2 प्लस IG प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
माइनस का 12/2 माइनस का I2 माइनस का IG प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ? -13 हो जाएगा ये, माइनस का 13I2 माइनस का IG प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखो इक्वेशन किसमें, I2 और IG में है। अगर हम यहाँ I2 की वैल्यू डाल दें तो किसमें आ जाएगा, I1 और IG में, और यहाँ पे भी I2 की वैल्यू डाल देंगे तो ये भी किसमें हो जाएगा, I1 और IG में। या एक काम करो, IG की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे और यहाँ दोनों जगह डाल देना। किसकी निकालें? आपका मैंने किसी की भी निकाल दे, IG की निकाल नहीं, IG तो हमें चाहिए ना, IG का आंसर चाहिए हमें, तो IG की वैल्यू निकालना अच्छी बात नहीं रहेगी क्योंकि IG का आंसर वहां से मिल जाएगा हमें। I2 की वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ IT फ्रॉम, पुट वैल्यू ऑफ I2 कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। किसमें पुट करनी है, इन फर्स्ट एंड थर्ड। चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी जरा देखते हैं एक बार, ये थी क्या, -20I1 प्लस, सॉरी माइनस, बोला था ना बढ़ा जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा, चलो तो माइनस का 20I1 ऐसे रखेंगे, 3IG ऐसे रखेंगे, प्लस 12 की जगह I2 की जगह देखो कितना डालोगे आप, 2I1 माइनस 6IG इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, माइनस का 20I1 माइनस का 3IG प्लस का 24I1 माइनस का 72IG इज इक्वल टू 0। सही है। ये और ये सॉल्व करो, कितना बचेगा बेटा, 4I1 माइनस का 3IG माइनस का 72, कितना बचेगा, माइनस का 75IG इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो यहां से हमें क्या मिल गया बताना, 4I1 इज इक्वल टू 75IG। बता, अगर मैं यहाँ से I1 पूछे आपसे तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 75 नहीं दिख रहा होगा ये, कहाँ से नहीं दिखना बंद हो गया, ये दिख रहा है, ये वाला नहीं दिखा, चलो ये वाले को ऊपर लिख देते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आई है बताओ, 75/4IG। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ऐसा बढ़िया चल रहा है, चलो आज अब क्या करोगे, हाँ सब बढ़िया ही चल रहा है। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, I2 की वैल्यू कितना आएगा बताओ, -13। I2 की जगह कितना डालोगे, रुक जाओ पहले लिखते हैं इक्वेशन। हाँ भैया क्या कह रहे हो, अभी समझ में आया ना क्यों बोला इसको लास्ट में करना, ये जितना टाइम खाएगा इतनी देर में तो हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे। इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट ही नहीं करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करने का फायदा क्या है, अगर मान लो इसमें ज्यादा टाइम लग गया तो हमें ये पता है कि यही एक क्वेश्चन रह गया है, बाकी पूरा पेपर हमने कर लिया है। तो अगर छूट भी जाएगा ना लास्ट में जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, आप कुछ कुछ तो लिख ही चुके होगे। अब कुछ कुछ लिखो तो 3 नंबर एक क्वेश्चन में 2 नंबर तुम्हें टीचर दे दिया कि हाँ बच्चे का टाइम की वजह से में भी छूट गया होगा। बट अगर आप इसको स्टार्टिंग में करोगे तो ये सारा टाइम खा लेगा, समझ में आया, क्योंकि इसको लगेगा बहुत टाइम है आगे, तो इसको लास्ट में रखेंगे, जितना बचा हो उतना खाना तो खा लो वरना निकलो। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम, तो इसको लास्ट में करना है, गलती से भी अटेम्प्ट ही नहीं करना है, पहले आ जाएगा तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ भैया बोलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, अभी हम बिल्कुल उससे करा रहे सबको आ जाए। चलो अच्छा बेटा I2 की वैल्यू डालो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से, कितनी है देखो, 2I1 माइनस 6IG प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, सॉल्व कर लो, क्या है 2I1 माइनस 6IG, माइनस IG भी तो रह गया। चलो कितना आ जाएगा बताना है, माइनस का 26I1 प्लस का 13×6 = 78 78IG माइनस का IG प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 26I1 प्लस 78 में से बन जाए कितना बचेगा, 77IG प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो I1 की वैल्यू में पता है क्या, पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 4, पुट वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 4 पुट कर दो, माइनस का 26, I1 कितना है हमारा
अगर सर्किट का क्वेश्चन आता है, सर्किट इन द सेंस किरचॉफ्स लॉ का है ना, तो उस क्वेश्चन को हम हमेशा बिल्कुल बाद में करेंगे, पहले उसको हाथ नहीं लगाएंगे। वो क्वेश्चन बेटा केवल टाइम कंज्यूम करने के लिए होता है। आप गलती से भी हमारी एक भी बात को इग्नोर कर दिए तो आपका एग्जाम में टाइम कम पड़ जाएगा। एग्जाम में 1.5 घंटे तक पेन रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। जो आता है सब, जो नहीं आता उसको छोड़ो, समझे, वरना पेपर छूटता है। मैथ और फिजिक्स दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है, दोनों का पेपर छूट जाता है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। चलो ये 4 से काटो बेटा, कितनी बार में जाएगा, यहीं पे काट लेना चाहिए। तो बताओ कितना आएगा, पहले तो 4 एकम 4, कितना बचेगा अभी 3, 35, 4 अट्ठो 32, कितना बचेगा 3, 428, 4 पंजे 20। मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस नहीं, माइनस कहाँ से आ गया, तो करना बेटा मल्टीप्लाई 18.75 की 26 से, 26 पंजे 130, 26 तो 487.5, कंफर्म ना। चलो बेटा आई जी प्लस का ये माइनस होगा, प्लस का 77 आई जी इज इक्वल टू माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करो। 410.5 आई जी, ठीक बात, इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 410.5 को इग्नोर मार दो, लिखो बट इग्नोर, रफ में जाके कैलकुलेशन करोगे तो 2/400 से करना आप, 2/4 करोगे तो 2/4, 1/200 आ जाएगा। ये 100 को हटा दो तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 आएगा ये, डिवाइड करोगे तो हमें आई जी कितना मिला, 5 मिली एम्पियर। इसलिए हम कह रहे थे इसको बाद में करना। अभी समझ में आ गया, देख लो का बोर्ड भर गया क्या, अकेले क्वेश्चन ने 16 मिनट ले लिए, बताओ। और वो तो हमने किया तब 16 मिनट लगे। अब आप सोच के देखो अगर आप इसको खुद से एग्जाम में अटेम्प्ट करें, ये आधा घंटा खा जाएगा आपका। और सबसे गंदी बात पता कब होगी, इसका अगर आंसर नहीं निकाल पाए आप, तो वो फ्रस्ट्रेशन पूरे पेपर भर चलेगा और वो बाकी बची हुए क्वेश्चन को अफेक्ट करेगा। ऐसा आए हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना है, समझ में आए, इससे बहस नहीं करनी है। ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे बहस के बहुत मारेगा तुम्हें, सांस नहीं आएगी, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ पंगा मत लेना, बाकी कुछ भी हो जाए। अगर ये आएगा तो लास्ट में करेंगे, जितना टाइम बचेगा उतना दे देंगे इसको, ठीक है। और चेक करने वाले को ऐसी फीलिंग आएगी कि अच्छा बच्चे को आता था, वो टाइम की वजह से नहीं कर पाया, तो 3 में से तुम्हें 2 से 2.5 नंबर मिल जाने हैं, समझे। स्टार्टिंग में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देख लेना, आपका मन है तो पहले कर लेना। सुबह कहाँ थे, हाँ अब तबीयत खराब करने का टाइम है। ध्यान रखोगे तो क्यों खराब होगी। हम बोले हल्का हल्का खाओ, शुद्ध भोजन। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, ऑलरेडी 16 मिनट चले गए इस क्वेश्चन में। बस बस, नेक्स्ट देखो, a cube of side B has a charge Q at each of its vertices, determine the potential and electric field due to this charge area at the center of the cube। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। इस क्वेश्चन ने सारा टाइम खींच लिया। देखो बेटा, ये तो हमारा क्यूब हो गया, ठीक। क्वेश्चन ने क्या बोला, हर कॉर्नर पे हमने एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है। क्यू 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 एंड क्यू, ठीक। सारे क्या हो गई, क्यू, सारे जो चार्जेस है वो कॉर्नर पे कितने हैं, क्यू क्यू के रखे हैं। फिर हमने पूछा सेंटर पे, जरा देखो ध्यान से, ये क्यूब है हमारा, हम लोग का रूम जो है ना, यहाँ पे जो चार्ज रखा है सेंटर पे, हमने मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, वो चार्ज और वो उस कोने में जो चार्ज रखा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। ध्यान से देखना, ये सेंटर है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, उसके अपोजिट कॉर्नर में जो चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। क्या ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगी,
उस कोने में जो चार्ज रखा होगा, इस कोने में जो चार्ज रखा होगा, उसकी वजह से इधर, और इस वाले की वजह से इधर, उस वाले की वजह से इधर, और नीचे वाले की वजह से इधर, कैंसिल आउट हो जाएगी क्या? अभी कौन सा बच गया? ये वाला बच गया। ये वाले के लिए ऐसे आएगी और इसकी वजह से ऐसे आएगी, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगी क्या? ये वाला बच गया, इसकी वजह से ऐसी और उस कोने की वजह से ऐसी, कैंसिल आउट हो जाएगी। समझ पाए? तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर ऑफ क्यूब पे? 0 होगा। लिखोगे कैसे? ऐसे थोड़ा ना, ये ऐसे ऐसे थोड़ा ना करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में कैसे लिखेंगे हम? एग्जाम में हम लिखेंगे, देखो, ऑल चार्जेस आर सिमेट्रिकल प्लेस्ड, देयरफॉर ईच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट, सो दे गेट कैंसिल आउट, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब इज 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। 3 नंबर। अभी पोटेंशियल भी तो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। अब पोटेंशियल की कहानी देखते हैं। तो देखो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, वो जुड़ जाएगा। अगर हमें इसकी वजह से चाहिए तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना। जरा ध्यान से देखो, अगर ये चार्ज क्यू है बेटा, है ना, यहाँ आर डिस्टेंस में पोटेंशियल चाहिए होता है, तो हम क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू के क्यू बाय। अगर ये आर नहीं पता होगा तो क्या हम पोटेंशियल लिख पाएंगे? नहीं। ये हमारा डायगोनल है क्या क्यूब का? उस कोने से लेके उस कोने तक ये डायगोनल है, ठीक। डायगोनल क्यूब का कितना होता है? √3b, 3a या फिर 3b। यहाँ पे क्यूब है, √2a किसका होता है? स्क्वायर का डायगोनल होता है। यहाँ एक और साइड मतलब बढ़ गया डायमेंशन, तो √3b, ये याद कर लो, है ना, एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं रहेगा। डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3b। तो हम क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ क्यूब, सुनो, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आएगा? √b² प्लस b² प्लस b², कितना हो जाएगा? √3b²। तो कितना आ जाएगा ये? b√3। तो कितना होता है? b√3 होता है या √3b होता है। ये डायगोनल आ गया। अब हमें एक बात बताओ, उससे लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? डायगोनल का आधा होगा क्या? तो डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर कितना होगा? जरा देखो, डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम सेंटर कितना होगा बताना? √3b/2। सही बात है। अच्छा, अब डिस्टेंस पता चल गया। तो देखो, एक चार्ज की वजह से कितना होता है? k3/r। 2 की वजह से 2k3/r, 3, 4, कितने चार्ज है टोटल? 8। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? ये क्वेश्चन आसान है। देखो, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, अगर हमसे कोई पूछे टोटल पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 8k3/r होगा क्या? क्योंकि 8 चार्जेस है। r की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 8k3/r की जगह कितना डालोगे? √3b/2। 2 उल्टा होके ऊपर चला जाए, कितना आ जाएगा बताओ? 16k3/√3b। अच्छा, बुक वालों को k के टर्म्स में आंसर अच्छा नहीं लगता है ना एग्जामिनर को, तो आपको k की वैल्यू डालनी पड़ेगी। कितना? 1/4πε0 इंटू q/b। अब देखो, 4 बार में कट गया 16, तो कितना आ जाएगा ये? 4q √3b नीचे था, ओके। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 4q/√3b/ε0। ऐसा गंदा सा आंसर उनको अच्छा लगता है। समझ में आया कैसे आया? मुश्किल था क्या? केवल आपको डिस्टेंस पता करना था। अगर ये पता है तो सेंटर ऑफ क्यूब पे निकाल दो। और ये क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का था, पता नहीं 3 नंबर, मतलब एक ही नंबर में दिया, 1.5 नंबर का इधर, 1.5 नंबर इधर, तो एक ही नंबर का क्वेश्चन एक्चुअल में। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि सेंटर पे बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे 4 400 माइनस क्यू के रखे हैं, नीचे 4 चार्ज प्लस क्यू के रखे हैं, अब बताओ सेंटर ऑफ पोटेंशियल। ये रूम क्यूब है, 1 2 3 4, ये प्लस क्यू है, 1 2 3 4, ये माइनस क्यू है। बताओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा? 0। इनकी वजह से प्लस का 4k3, इनकी वजह से माइनस का 4k3/r, जोड़ दोगे टोटल कितना हो गया? 0। 2 पे नेगेटिव है, बाकी सब पे पॉजिटिव। बताओ टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले कितने बचे फिर? 6। 6k3/r माइनस 2k3 बचा कितना? 4k3/r। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
An electromagnetic wave is traveling in a medium with a velocity v is equal to nu. I draw a sketch showing the propagation of electromagnetic wave indicating the direction of. ये तो डायग्राम सुबह ही बनाया था, बोला डायग्राम बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ये मुश्किल काम है क्या? तो आसान काम है एकदम। कैसे बनेगा? ये कौन है? अच्छा, वेव किधर जा रही है? एक्स डायरेक्शन में। हमसे क्वेश्चन ने बोला है, कहां से बोला है? देखो उन्होंने लिखा b इज इक्वल टू न्यू समथिंग आई लिखा है ना, मतलब वेव किधर जा रही है? एक्स डायरेक्शन में। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे लहराता हुआ बनाना है ना, एरोज ध्यान से बनाना। ये किसके एरोज है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये टेढ़े वाले किसके एरोज है? मैग्नेटिक फील्ड के। आओ ये उल्टा बना दिया क्या? क्या? तीन नंबर का क्वेश्चन आंटी, अच्छा नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। है क्या करेंगे? क्यों कंफ्यूजन? बना के प्रैक्टिस करके जाओ, कंफ्यूजन काहे क्रिएट होगा? करके जाना है। बोल रहा है क्वेश्चन साफ साफ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए बना के दिखाओ। मैं ऐसा दिखना चाहिए, सुंदर सुंदर। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना तो बना ही सकते हो। चलो नहीं, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बस परपेंडिकुलर होने चाहिए। आपका मन आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इधर मैग्नेटिक फील्ड। आपका मन आप इधर मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, वाह वाह वाह, बताओ जल्दी से। वेलोसिटी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू ई नॉट बाय वी नॉट। चलो डन। देखो ये भी 3 नंबर के हैं, और भी पीछे जो किया था सवाल भयंकर, वो भी 3 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। A uniform magnetic field is set up along the positive x-axis. The particle of charge q and mass m moving with the velocity v enters in a magnetic such that its velocity component both along the perpendicular to the field. इन्होंने बोला कि एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, ठीक। एंटर करने के बाद वो फील्ड के परपेंडिकुलर भी जा रहा है और उसका एक कंपोनेंट फील्ड के डायरेक्शन में भी है, तो कैसा पाथ बनेगा? हेलिक्स बनेगा। पाथ बना दोगे क्या आप? ओके चलो जी। तो क्वेश्चन ने बोला भैया पाथ बना के दिखा दो। बोला ठीक है, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का लॉन्ग दोनों डायरेक्शन में, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी जरा बताओगे एक बार? किधर इलेक्ट्रिक, किधर मैग्नेटिक फील्ड होगी इसमें? मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा इसको गोल जो घुमाता है, ये देखो ये गोल घुमा रही है, तो ये गोल घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये कौन सा प्लेन है हमारा? एक्स वाई, नहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है शायद, किस प्लेन में? एक्स एक्सिस है, तो फिर तो खत्म ही हो गया ना क्वेश्चन। तो एक्स एक्सिस किसको मानोगे? हमने इसको इधर चलाया, जरा सुनो ध्यान से, सुनना बहुत आसान है पहचानना। एक्स देखो ये ऐसे घूमता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करती हुई निकलती है, ऐसा कुछ। तो इसको क्रॉस करता हुआ कौन निकल रहा है? ये वाली डायरेक्शन निकल रही है कि इसको क्रॉस करती हुई? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? समझ गए? पहचाना कैसे मैग्नेटिक फील्ड है? ओके बस हो गया। अब आप इसको कुछ भी मान लो, ये एक्स डायरेक्शन में थी क्या? एक्स, तो ये हो गया हमारा वाई प्लेन और ये हो गया हमारा जेड प्लेन। फिर क्या पूछा क्वेश्चन ने? पिच का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? पिच की वैल्यू पूछी है कि डिराइव करने के लिए बोला है? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में इसने कितना डिस्टेंस चली है ये बता दो। मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। अगर आप डिराइव कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर सकते तो फॉर्मूला मारेंगे। कौन सा फॉर्मूला?
पिच का फॉर्मूला होता है 2πmb cos थीटा बाय qv। ये लिख देंगे बस, इतना लिखने के हमें 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 1 नंबर काट के ले जाए टीचर, ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। डन, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 26, why is the binding energy per nucleon found to be constant for nuclei in the range of mass number lying between 30 and 170? इन्होंने बोला 30 और 170 के बीच में जो मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों हुआ, देखते जरा ऐसा क्यों हुआ, ये हटा देना। तो पहले हम एक कर्व बना के दिखाएंगे जिससे उनको डायग्राम देख के थोड़ा अच्छा फीलिंग आए, है ना। कर्व कैसा होता है बताओ। ऐसे होता है क्या, अब जरा सुनना ध्यान से। ये वैल्यू हमारी 8 कितनी होती है, 8 पॉइंट बाइंडिंग एनर्जी पर लिखी, 8.8 भी लिख सकते हो, 8.5 भी लिख सकते हो ना, हमने बताया था लास्ट टाइम भी, अलग अलग बुक अलग अलग बोलती है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बात है। इधर क्या होता है हमारा मास नंबर, ये मैक्सिमम वाला क्या है, A इज इक्वल टू 56, कौन होता है ये, आयरन होता है। तो हम बोलेंगे देखो 30 से लेके यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे कि भैया ये 30 है, और यहाँ हम प्लॉट करेंगे कि ये कितनी है, 170। तो हम बोलेंगे 30 से लेके 170 तक जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है, अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है किसके, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होती है। तो अगर ये बराबर होती है तो कोई रिएक्शन, मतलब ये टूटता ही नहीं, ना किसी के साथ टूटता है ना जुड़ता है। जब ना टूटेगा ना जुड़ेगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रहेगी कि चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लिखेंगे कैसे एग्जाम में, द एलिमेंट्स बिटवीन मास नंबर 30 and 170 has the binding energy equal to maximum binding energy, ब्रैकेट में लिख देना 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hence they are stable, so they do not disintegrate or combine with other nuclei, hence their binding energy remains constant। क्लियर हो गई वाली बात, इसको सुन लेना 2-3 बार, समझ में आ जाए क्या कहा। आगे बढ़ जाए अभी। When a heavy nuclei with mass number this 240 breaks into 2 nuclei each of mass number 120, what amount of energy is released in the process? ये गलत बात है बेटा, इसमें कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसमें कुछ मिसिंग है, अगर इसका आंसर हम जबरदस्ती लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, नॉर्मल 240, पहले एक डायग्राम है ना, सेकंड पार्ट, इसका मास नंबर कितना है हमारा 240, इसको हमने तोड़ दिया 2 न्यूक्लियाई में, A इज इक्वल टू 120। छोड़ के तो हम एग्जाम में कुछ भी नहीं आएंगे ना, सीबीएसई से लड़ थोड़ा ना सकते, आपने क्वेश्चन गलत भेजा है, हम कुछ तो आंसर लिख के आएंगे। मान लो क्वेश्चन तो गलत है, अब आप एग्जाम में इसका आंसर क्या लिख के आते, क्यों क्वेश्चन ने पूछा बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ना ये बताया कि कितना इसका खुद का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ना इसकी बताया, हम सपने थोड़ा ना आ रहे कि किसकी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो कैसे बताएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसी है, ये नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, हम क्या बोलेंगे, द एलिमेंट हैविंग मास नंबर 240 has less binding energy per nucleon, so it disintegrates into 2 smaller nuclei to get stable. In this process binding energy gets increased, hence some amount of energy is released। इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे हम, समझना, छोड़ेंगे नहीं। सीबीएसई में आप लड़ नहीं सकते कि नहीं क्वेश्चन गलत आया था मेरे को नंबर दो, तब तक इधर एंट्रेंस निकल जाएगा, फिर कॉलेज नहीं मिलेगा तो अगले साल इंतजार करना पड़ेगा, तो हम क्यों लड़ेंगे। इससे बेटर अपनी तरफ से जो करके आ सकते हैं वो कर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। अज्यूम दैट देयर इज नो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अज्यूम क्या करना है, हमने तो वैसे भी ये माना ही है, हमने क्या इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया पूरे में, ये जबरदस्ती बोल रहे कंफ्यूज करने के लिए। एक बात बताओ, हमने पूरा एटम पढ़ा, पूरे एटम में कभी हमने इलेक्ट्रॉन की फोर्स को कंसीडर किया है, तो वो बोले नहीं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स नहीं लगी, वो तुमने ऑलरेडी मान के किया सब कुछ। नेक्स्ट, बट द फोर्सेज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ एज यूजुअल, तो पता है हमें। अंडर सच सर्कमस्टांसेस कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ
कुल मिला के वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ रहे हैं ना, बाकी कहानी थी केवल। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राउंड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। एनर्जी का फॉर्मूला बोल दो जल्दी से, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। लेकिन हीलियम बोला है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, -13.6 बाय ग्राउंड स्टेट बोला मतलब एन की वैल्यू 1, जेड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है क्या, 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा जरा बताना? -13.6 इंटू 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा ये? (54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ गई? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात कि नहीं? एकदम बालक क्वेश्चन था। अब ये 3 नंबर का है, अभी किरचॉफ लॉ भी 3 नंबर का था, तो इतनी देर में तो ऐसे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 9 नंबर ले लेंगे हम फालतू में, उसमें क्यों। ध्यान रखना किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन से राम राम करके आगे बढ़ जाना, उससे बिल्कुल पंगा मत लेना, बहुत खतरनाक इंसान है वो। नेक्स्ट, सही में बहुत मारेगा पंगा लिए तो, सांप है एकदम, है ना, छेड़ दिए तो पिटक खत्म। चलो क्वेश्चन पढ़ो अगला वाला, क्या कह रहा है? A magnetic field in a certain region is given by this and the coil of radius a with resistance r is placed in the xy plane with its center at the origin this. Find the magnitude and direction of the current. एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दे रखा है कि वेरिएबल दे रखा है? इन्होंने क्या बोला? बी नॉट कॉस ओमेगा टी, वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो कॉस ओमेगा टी आ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछा है बताओ उस पॉइंट पे कितना करंट इंड्यूस हुआ, किस पॉइंट पे? एट ए, 0,0। अच्छा, डायग्राम भी दिया एक सुंदर सा, दैट सुंदर सा डायग्राम इज, यहाँ पे कितना है? a, 0,0। ठीक बात। तो यहां से यहाँ रेडियस कितना हो गया हमारा? a के बराबर ही हो गया। ठीक बात। ओके, तुमसे करंट पूछा, करंट कैसे निकालोगे? देखो b से, सुनना जरा, हमारा फ्लो क्या रहेगा? b से हम पहले क्या निकालेंगे? फाई निकालेंगे, फिर हम फाई से क्या निकालेंगे? i निकालेंगे। कैसे? फाई से हम निकालेंगे e, और फिर ई से निकालेंगे आई आर, फिर आई आ जाएगा। अब यहां से यहां कैसे जाते हैं? बी इंटू ए करके जाते हैं। यहां से यहां कैसे जाते हैं? डी फाई बाय डी टी करके जाते हैं। और यहां से यहां कैसे जाएंगे? वो तो आई आर मल्टीप्लाई कर ही दिया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, मतलब कुल मिला के हम क्या निकालेंगे? आई इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाई डी टी। अगर हम करंट की इक्वेशन निकाल लें तो उसके बाद वो जिस टाइम पे पूछेंगे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आता जाएगा। फ्लो डायग्राम समझ में है? इसको हम बना रहने देते हैं ना। अब देखो क्या करेंगे, सुनना जरा ध्यान से बेटा। देखो फाई लिखते हैं पहले, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। बी कितना दिया है? बी नॉट कॉस ओमेगा टी। एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। दिस इज फाई। अभी हमें क्या चाहिए होगा? फाई मिल गया, अभी ई चाहिए होगा। ई मिलेगा तभी तो आई मिल पाएगा। तो ई कैसे निकालोगे बताओ? ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय, सही बात है, माइनस डी बाई डी टी। फाई की जगह कितना डालोगे? बी नॉट कॉस ओमेगा टी। सॉल्व कर लो। एरिया छूट गया क्या? पाई ए स्क्वायर। तो देखो बी नॉट पाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन ओमेगा टी होता है ना। और फिर एक और टर्म भी आएगा ओमेगा। ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा। इसको याद करने के लिए बोला था हमने, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस। अच्छा देखो बेटा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन याद कर लो क्या होता है। ये शायद हमने पहले भी बोला था याद करने, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है। ऐसे ही साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बहुत ऑब्वियस टर्म है, बार बार आ जाता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये होता है। अब बताओ कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये? बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया हमारा? ईएमएफ हो गया। ईएमएफ मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए होगा? आई चाहिए। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पानी पी लो बेटा, नहीं आना आम बात है। बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर
बाई आर इन टू साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई। आई मिल गया। अभी हम निकालेंगे आई की वैल्यू। कहां पे निकालेंगे? टी इज इक्वल टू पाई बाई टू ओमेगा। 3 पार्ट में पूछा है। चलो पहला पार्ट, टी की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2 ओमेगा। पुट करो इसमें बेटा पहले इक्वेशन में, बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर बाई आर इंटू साइन ओमेगा, ये कितना डालोगे? पाई बाई 2 ओमेगा। टी की जगह कितना डालोगे बताओ? ओमेगा टी है ना, टी की जगह कितना डालोगे? पाई बाई 2 ओमेगा। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो करंट कितना मिला हमें? बी नॉट पाई ए स्क्वायर बाय आर। पहला करंट इतना मिला। अच्छा ओमेगा भी है साथ में मल्टीप्लाई, साइन पाई बाई 2 बन गया ना। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। करंट मिल गया। दूसरे पार्ट में देखो करंट ने कितना बोला? टी इज इक्वल टू कितना है? पाई बाय ओमेगा। चलो फिर से इसमें इक्वेशन में टी की जगह कितना डालोगे? पाई बाय ओमेगा। खाली डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं। बी नॉट ओमेगा, इसको हटा दे रहे, बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर बाय आर इंटू साइन ओमेगा। टी की जगह कितना डालेंगे? पाई बाय ओमेगा डालेंगे, तो इंटू पाई बाय ओमेगा। ओमेगा ओमेगा खत्म, साइन पाई की वैल्यू बोलो 0। तो करंट कितना आ गया? 0। तो टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पे करंट कितना होगा? 0 होगा। फिर पूछा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा। राधे राधे। टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर बाई आर इंटू साइन ओमेगा को ऐसे रखो, टी की जगह कितना डालेंगे? ये टी है ना, यहाँ पे टी की जगह कितना डालो? 3 पाई बाय 2। ओमेगा ओमेगा खत्म, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बोलो -1 होती है भैया। इसकी वैल्यू -1। तो मतलब ये जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। समझ पाए क्या? माइनस साइन ने ये बताया। तो मुश्किल था क्या? केवल डिफरेंशिएशन अगर आता है तो कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सा है लेकिन है सिंपल, केवल वैल्यू पुट करिए मैम। 3 पार्ट 3 नंबर। डायरेक्शन पूछिए। तो डायरेक्शन बेटा बताओ, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, ये बताओ किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट कैसे बनेगा? ऐसे। सही बात है। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले में क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आया मतलब क्लॉकवाइज, नेगेटिव आया मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लो पॉजिटिव नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे ना, वो अपने आप ही डायरेक्शन अकाउंट फॉर कर लेगा। अगर अपलोड हो गई हो तो एक मैंने इसमें बनाई वाली अपलोड कर देना। फिर नाम कहाँ होता है? अच्छा सैंपल पेपर 7 ऐसा ही दे, 7 पार्ट 1, सैंपल पेपर 7 पार्ट 1 लिख देना उसमें। हाँ ये कह रहे थे हम, देखो दर्श, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव करंट कौन सा मानते हैं हम? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये देखो अपने आप ही नेगेटिव आया, तो इसको क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कहानी खत्म, ठीक है। देखो ये देखो पॉजिटिव है, बोल देंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? ये करंट पॉजिटिव है, अपने आप ही देखो डायरेक्शन आ गई, पॉजिटिव लिख दोगे मतलब अपने आप ही क्या डिसाइड हो गया? क्लॉकवाइज। यहाँ नेगेटिव आ गया तो क्या लिख दोगे? एंटी क्लॉकवाइज। बस हो गया ACW, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा वैसे एक पॉइंट पे पूछिए तो आप उससे भी बता सकते हो, टूवर्ड्स। ये देखो वाई डायरेक्शन, नहीं यही रखो ना, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। ये सही जवाब है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो। A coil Q is connected to low voltage bulb B and placed near another coil P as shown in the figure. इसको बाद में नोट कर लेना, पहले अगला क्वेश्चन पढ़ लो। Give reason to explain the following observation. The bulb B lights. ये हमें नहीं पता कैसे जल गया बल्ब B, उसमें तो करंट वो लगा ही नहीं कुछ भी। किसकी वजह से? किसकी वजह से जला?
दूसरी कॉइल ने क्या कर दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कर दिया। तो ये कॉइल क्यों ये बल्ब क्यों जला, क्योंकि पहले कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे से एसोसिएटेड था, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से बल्ब जला है क्या। ठीक है, बल्ब गेट डिमर इफ द कॉइल क्यू इज मूव्ड टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम कॉइल क्यू को लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो बल्ब डिम हो जाता है, क्यों हो जाता होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल रिड्यूसेस, फ्लक्स कम हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम, म्यूचुअल इंडक्टेंस कम तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कम, ईएमएफ इंड्यूस्ड कम तो बल्ब की ब्राइटनेस। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट, स्टेट लेंज लॉ, लेंज लॉ सारे लोग जानते हो। द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जनरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, a metallic rod held horizontally along east-west direction is allowed to fall under gravity. Will there be an EMF induced at its end? Justify your answer. देखो बेटा, ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी, ये वेस्ट, अपनी मर्जी से मानो। ये क्या है, ईस्ट, और पीछे क्या है, वेस्ट। ये क्या हो गया फिर, साउथ, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। ठीक है, अब देखो करंट किस डायरेक्शन में, करंट नहीं है, एक मेटालिक रॉड है जिसको हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पकड़ा हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ है, ये रही रॉड। इसको अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अर्थ है नॉर्मल, ये रही मेटालिक रॉड, इसको हमने छोड़ दिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बताओ कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं होगा। चलो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की नॉर्थ से साउथ जाती है क्या, ये देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये ऐसे गिरेगा तो यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली हैं क्या, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकलती हैं, यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक लाइन को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बल्ब के बराबर, BLB। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड मूव करती है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, BLB हो जाता है, बल्ब पड़ा था ना। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन अ रॉड इज ड्रॉप्ड in east west direction then it crosses the earth magnetic field. When a metallic rod crosses the earth magnetic field या फिर crosses the magnetic field then an EMF is induced in the coil. That EMF is known as motional EMF and its value is given by E is equal to BLB. इतना लिख देना एक नंबर का, समझ में आ गया। कोई भी मेटालिक कंडक्टर जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर क्या लगता है, एक उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, दैट्स इट। सेक्शन सी डन। लेट्स मूव टू द सेक्शन डी। चलो जी, सिलिकॉन पीएन जंक्शन, ये क्यों पढ़ रहे हैं, बीवी देखो अप्लाइड वोल्टेज है क्या, 5 वोल्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट द वोल्टेज बी इज अबव द नी पॉइंट वोल्टेज इज, कुछ दिया है क्या, अच्छा इधर देखो, पढ़ो कुछ दिया हुआ है, इस बार कहानी पढ़नी पड़ेगी, कहानी में कुछ है। नी वोल्टेज दिया है 0.7 वोल्ट। ओके, सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना था, हम भूल गए, एक बार बताना। 0.7। अच्छा, और जर्मेनियम का 1.4 या 1.1, 1 पॉइंट समथिंग, कुल मिला के ये वाली बात। उसी ने 0 पॉइंट कुछ बोला था, गलत बात है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ने बोला है कि एक अप्लाइड वोल्टेज हमने किया एक सर्किट में जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। चलो जी भैया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज मिली एम्पियर, दिस इज वी, दिस इज आर। अच्छा, यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम वी कहेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज को डिनोट करते हैं ना, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको वीएन कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि वीएन की वैल्यू 0.7 है ना। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ वीवी इज इक्वल टू 5 वोल्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले लें, सो दैट द वोल्टेज बी इज अबव द नी पॉइंट वोल्टेज, जिससे कि ये वाली जो वोल्टेज की वैल्यू है वो नी वोल्टेज से ज्यादा हो।
तो कितनी ज्यादा होगी? 5 वोल्ट तो आपने लगाया ही है, तो इसमें कितना जाएगा? देखो 0.7 कंज्यूम करेगा ही करेगा। इसने बोल दिया ना इस बार क्वेश्चन ने कि डायोड ने कितना पोटेंशियल लेना है, 0.7 वोल्ट लेना है। अप्लाई कितना किया हमने? 5 वोल्ट। इसका मतलब इसके पास कितना जाएगा? 4.3 वोल्ट। क्वेश्चन ने पूछा उस वोल्टेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर की वैल्यू है वो बता दो। तो कैसे करेंगे बताना? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कितना हो जाएगा बताना? 5 वोल्ट लगाया और उसमें से 0.7 किसने कंज्यूम कर लिया? डायोड ने। तो 5 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा? ये 4.3 वोल्ट। अभी हमसे पूछा आर की वैल्यू कितनी होगी, ये बता दो। अच्छा, केवल इसी की वैल्यू पूछी, कितना आंसर हो जाएगा? नहीं, हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर पूछी, सो दैट द वोल्टेज बी मतलब करंट भी चाहिए होगा। हाँ, क्वेश्चन देखो उधर दे रखा है मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। एक बात बताओ, अगर हमें वोल्टेज मैक्सिमम चाहिए तो करंट की वैल्यू मिनिमम क्यों? आई आर की वैल्यू निकालनी ना, तो आर इज इक्वल टू कितना होता है बताना? बी बाई आई। तो आई की वैल्यू जितनी कम, आर की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो हम इसमें कौन सा करंट पुट करें? मिनिमम। क्वेश्चन देखो क्या बोला, मिनिमम करंट दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना है? 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ उल्टा होगी ऊपर जाए, कितना हो जाएगा? 4.3 इंटू 10⁻3। तो 4.3 किलो ओम हो गया क्या ये? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, VV is equal to 5 volt, the value of R in order to establish a current to 6 मिली एम्पियर। अब 6 मिली एम्पियर है कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा, तो फिर से यही लगा दें क्या? R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4.3 अपॉन में 6 मिली एम्पियर। तो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर दो, 642 से ऊपर जाके 10⁻³। देखो कौन सा ऑप्शन आया? 0.7 इंटू 10⁻³ है ऐसा कोई? ये रहा, कौन सा है? 717 वाला। यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया ना हमने, 4 अरे लो, एक बचा, फिर कितने बचे? 4। 7 तो नहीं, चल दो आ तो गया भाई, कितना आ गया? 717। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? क्या बोला बताओ? अच्छा, बाहर वाला 6 वोल्ट कर दिया, उसको करंट 6 मिली एम्पियर। तो आर की वैल्यू पूछिए। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वीवी कितना है हमारा? 6 वोल्ट है। नी वोल्टेज कितना है? 0.7। तो वोल्टेज अक्रॉस आर कितना जाएगा बताओ? आर को कितना मिलेगा? 6 माइनस 0.7 दैट इज 5.3 वोल्ट मिलेगा। अभी हमें क्या चाहिए? आर की वैल्यू। तो आर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वी बाई आई। वी कितना? 5.3 और आई क्वेश्चन ने दे रखा है कितना? 6 इंटू 10⁻³ काट दो, 6 8 48 0.8 कितना बच जाएगा? 5 6 8 48 0.88 इंटू 10⁻³ देखो कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, पावर पूछी इस बार। ओके, तो फिर ये क्यों निकाल रहे हैं? बी मिल चुका है हमें, आई उन्होंने क्वेश्चन ने दिया है कितना है? 6 मिली एम्पियर। तो पावर क्या हो जाएगा बताओ? पावर इज इक्वल टू बी इंटू आई। वी इंटू आई, वी कितना है? 6 इंटू 10⁻³ आई कितना है बेटा? अच्छा ये आई है, बी कितना है? 5.3 कर लो मल्टीप्लाई, 6 3 18 6 5 30 और 1 31.8 इंटू 10⁻³ वॉट। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो डी ऑप्शन सही है, 31.8 मिली वॉट। 10⁻³ है ना वहां पे, आया समझ? केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसमें। उसके बाद बोला व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड विद अ वोल्टेज 6 वोल्ट। अच्छा, रिवर्स बायस्ड में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, क्या वो सपोर्ट करता है हमारे डिप्लीशन रीजन वाले वोल्टेज को? समझो, सुनना बेटा जरा ध्यान से इधर। ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है, और ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज अगर ये फॉरवर्ड बायस है, पी है, ये एन है, फॉरवर्ड बायस है ना, तो पी साइड कैसा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज। और इधर कैसा डेवलप होता है? पॉजिटिव। तो ये बैटरी पैरेलल में है कि मतलब ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ नहीं, देखना ऐसी वाली होती है तो सपोर्टेड बैटरी मानी जाती है ना, ये ऐसी वाली है क्या? बोलो, इस बार तो सपोर्ट कर रही है ना। वेरियर वोल्टेज कैसा डेवलप होगा इधर?
यहाँ पे प्लस, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया है ना, इसमें सपोर्ट कर रही है। अच्छा अगर हम रिवर्स बाइस में देखेंगे तो जरा देखो, रिवर्स बाइस में ये वाली बैटरी को ऐसे लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव, अब बताना ये अपोज कर रही है, तो ये दोनों मिलेंगे। अच्छा एक बात बता, रुक जाओ, छोड़ो, सिंपल। रिवर्स बाइस्ड में रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है कि कम मिलता है? ज्यादा मिलता है, लॉजिकली चलता है। अगर ज्यादा मिलेगा तो उस केस में दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे के खिलाफ होंगे या दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे? रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रही है हमारी बैटरी की अपोज कर रही है? सपोर्ट कर रही है। अगर बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब हमारा पोटेंशियल उसमें जुड़ेगा कि घटेगा? फिर से, रिवर्स बाइस्ड में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब हमारी बैटरी बैरियर पोटेंशियल के सपोर्ट में है कि उसके पोजीशन में है? उसके सपोर्ट में। ठीक, अब उसके सपोर्ट में है तो दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? अगर अपोजिशन में होते तब तो घटते ना, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे बैरियर पोटेंशियल। अरे यार इसको सोचो, फॉरवर्ड बाइस्ड में ये जो पोटेंशियल होते पहले धीरे धीरे ओवरकम करता है, उसके बाद फिर करंट बढ़ता है तेजी से। हम चाहते नहीं तुम उधर वाली उसमें फंसो। देखो पहले आप पोटेंशियल लगाते हो, फिर यहां जाने के बाद देखो क्या हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल होता है। बैरियर पोटेंशियल एक बार पहुंच गया, उसके बाद करंट तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब इसने बैरियर पोटेंशियल को पहले ओवरकम किया, उसके बाद करंट बढ़ा। एग्रीड? यहां तक सही है कहानी? अच्छा अब अगर हम रिवर्स बाइस में बनाते हैं तब हम क्या देखते हैं, देखो पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है बट करंट नहीं बढ़ रहा, मतलब ये दोनों पोटेंशियल जुड़ जा रहे हैं रिवर्स बाइस में कि घट जा रहे हैं? रिवर्स बाइस का डायग्राम ऐसे ही तो होता है, पहले देखो पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखता है लेकिन करंट बढ़ता हुआ नहीं दिखता। ये डायग्राम तो सबको याद रहता है ना फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का। यहां तक गए, इसके बाद फिर करंट तेजी से बढ़ा, इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल को इसने कंप्लीटली ओवरकम कर लिया। इधर वाले में हम देखते हैं कि बैरियर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल के साथ जुड़ रहा है कि घट रहा है? जुड़ रहा है। तो रिवर्स बाइस में हमारी बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के साथ जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। और फॉरवर्ड बाइस में घटेगा, क्योंकि उतना पहुंच गया, उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमने जो पोटेंशियल देना है वो सारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा? करंट को बढ़ाने में जाएगा। कंक्लूजन क्या याद रखना है, बैरियर पोटेंशियल के साथ अप्लाइड पोटेंशियल जुड़ जाता है। कब? रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में बैरियर पोटेंशियल को ये ओवरकम करता है, मतलब उसको खत्म करता है। खत्म हो गया, उसके बाद करंट बढ़ता है। इसका मतलब बैरियर पोटेंशियल किसमें जुड़ता है अप्लाइड पोटेंशियल के साथ? रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में माइनस हो जाता है। सही बात। अगर हमसे कोई पूछे, हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, 0.7 वोल्ट पीएन जंक्शन पे बैरियर पोटेंशियल है, तो बताओ कितना पोटेंशियल होगा फॉरवर्ड बाइस में? जंक्शन पे कितना पोटेंशियल होगा? 4.3 वोल्ट। 5 की बैटरी लगाई, 0.7 बैरियर पे है, फॉरवर्ड बाइस में पूछ रहे 4.3, रिवर्स बाइस में 5.7। समझ में आ गई वाली बात की नहीं? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है भाई। आ गया? ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? 6.63 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। माइनस तो नहीं किया था? चलो ठीक, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बाइस होता तब माइनस करते हैं। Which of the below mentioned statement is false regarding a PN junction diode? कौन सा? D. Diode have 3 terminals। ये कब पढ़ा हमने? अच्छा फॉल्स स्टेटमेंट बोला, तब तो डायोड आर अनकंट्रोल्ड डिवाइस है क्या भाई? कंट्रोल डिवाइस है, ये फॉल्स है। डायोड आर रेक्टिफाइंग डिवाइसेस, ये वाली बात सही है। डायोड आर यूनिडायरेक्शनल, ये भी सही है। डायोड हैव 3 टर्मिनल्स, ये भी सही है। हाँ। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है। एक डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर, ठीक,
ट्रांजिस्टर में ना 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और ये भी किससे बनती है, डायोड से। तो 3 टर्मिनल वाला सही है कि गलत है, सही है। तो एक ऑप्शन गलत बता है, डायोड्स आर अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस। यूपी बोर्ड वालों को हमें पढ़ाना है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। मतलब 3 टर्मिनल्स होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बट डायोड से 3 टर्मिनल निकाले जा सकते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है। बट अनकंट्रोल्ड होती है तो गलत बात है ना, इसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कराते हैं। अच्छा, आपको पता है स्विच जो होता है ना, वो ट्रांजिस्टर का एक्सप्लिकेशन होता है। स्विच ऑफ कर देते हो आप, कैसे ऑफ हो जाता है स्विच, ऐसे ऑफ हो जाता है। सही बात है, ऐसे हो जाता है क्या ऑफ? अच्छा, कुछ नहीं हो रहा चार्ज, ठीक है। चलो पढ़ो पढ़ो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गया, कहानी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। An astronomical telescope of magnifying power 7 consists of 2 thin lenses 40 centimeter apart. मैग्निफिकेशन देखो उन्होंने कितने शरीफ लोग है, पहले से दिया FO by FE, है ना, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें। द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज पूछी है, मैग्निफिकेशन दे दिया और लेंथ दे दी, FO FE पूछा है। M इज इक्वल टू क्या होता है, FO by FE, ये 7 FO by FE। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, FO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 FE। फिर क्वेश्चन है लेंथ कितनी दी है, 40 दी है शायद ना, 40 सेंटीमीटर। लेंथ किसके बराबर होती है माइक्रोस्कोप की, सॉरी टेलीस्कोप की, FO प्लस FE के बराबर होती है। ये फॉर्मूले याद है ना, 40। FO कितना है, 7 FE प्लस FE इज इक्वल टू 40। 8 FE इज इक्वल टू 40। FE इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 बाई 8। काटो, 8 चौक 32, नहीं 8 पंच 40, डायरेक्टली तो आ रहा है। FE कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, है ना। FE 5 हो गया, यहाँ पे 5 डालो तो FO कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो FO की वैल्यू आ जाएगी 7 FE, मतलब 7 इंटू 5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। An astronomical telescope has a magnifying power of 10 in normal adjustment. Distance between the objective and eyepiece is the same to same question फिर से पूछा है क्या? तो टाइम दे रहे फटाफट से 15 सेकंड का, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सेम टू सेम क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? कितनी आई बेटा, क्या 20 आ रहा है, FE 2 आ रहा है और FO 20 आ रहा है बेटा। FO 20 यहां से आया ना, FO इज इक्वल टू 10 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 20 आया, ठीक है। देखो सेम टू सेम ही दिया था, M इज इक्वल टू FO बाई FE, M दिया था 10, क्रॉस मल्टीप्लाई FO इज इक्वल टू 10 FE। फिर क्वेश्चन ने लेंथ दे दी थी 22 सेंटीमीटर, दूर एक दूसरे से, ये FO प्लस FE होता है, वैल्यू डाली सॉल्व करके, FE 2 और FO 20। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंपेयर टू द आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। टू सी स्टार्स क्या यूज करोगे, माइक्रोस्कोप, कौन सा वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलो, फोर्ज लार्ज मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, FO बड़ा होना चाहिए छोटा, बड़ा, बहुत बहुत बड़ा ना। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में बोला कि फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर FO की वैल्यू FE से बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक बात है क्या। चलो फाइनली पहुंच गए सेक्शन ई पे, चलो जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर मेड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, पढ़ो जल्दी से। लेंस में का फॉर्मूला का है ना, क्योंकि उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ, हम बोले जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ वर्ड यूज करेंगे एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, लेंस मेकर।
1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बेटा? देखो म्यू माइनस 1, क्वेश्चन ने बोला दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना, तो ये R1 पॉजिटिव होगा और R2 हमारा नेगेटिव होगा, एक प्लस आर एक माइनस आर। चलो वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू कितना दिया? 1.5, 1.55, ओके, 1 बाई आर माइनस 1 बाई माइनस आर। माइनस आर क्यों लिए समझ में आया? इस तरफ, ठीक है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू, एफ दे रखा आई थिंक ना, कितना दिया? चलो बाद में डालें इसकी वैल्यू, इधर देखो 0.55 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 बाई आर। हमें आर चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.55, हाँ बोलो, 45 हो, ये 45 दिया है। चलो 2 पंजे 10, 2 पंजे 11, 1.1 हो जाएगा ये बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना? 1.1 बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर इज इक्वल टू 1.1 इंटू एफ। एफ कितना दिया है? 30, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ? 33 सेंटीमीटर। समझ में आया कितना आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? 33। केवल वैल्यू पुट करिए क्या हमने, आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, इसका तो खाली डायग्राम बनवाया था, ये क्वेश्चन कैसे दे दिए आउट? अरे सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, 2 मिरर का कॉम्बिनेशन दे दिया बस। देखो ये बड़ा मिरर हो गया, लाइट रे कहां से आ रही बेटा? इन्फिनिटी से आ रही, ठीक है, और फिर ये आके कहां मिलेगी? फोकस पे कहीं, तो उन्होंने बोला दूसरा वाला जो मिरर है वो ये है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो लाइट रे इसके ऊपर आ रही है ऐसे, और फिर ये यहां चली जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, सुनना जरा ध्यान से बेटा, इसको हम नाम दे रहे हैं मिरर नंबर 1 और इसको नाम दे रहे हैं मिरर नंबर 2, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? 4 मिरर 1, क्या क्या दे रखी? फोकल लेंथ कितनी दे रखी मिरर 1 की? मिरर 1 की फोकल लेंथ 220। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 220 मिलीमीटर। तो यहां से फोकल लेंथ निकल जाएगी क्या? फोकल लेंथ क्या होती है? R/2 होती है, तो हो जाएगा 110 mm। देखो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? लाइट रे इन्फिनिटी से आती है ना, क्वेश्चन ने बोला भी है कि लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आएगी तो इमेज कहां बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी, सही बात है। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? मिरर 1 की कहानी चल रही है, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 110 mm। क्या यहां तक कहानी सही है? मतलब अच्छा इनके बीच का गैप कितना है? 20 mm। सुनना जरा ध्यान से, इमेज डिस्टेंस 110 mm, इमेज डिस्टेंस 110, इसके लिए ना तो यहां से 110 mm यहां आ जाएगा, सही बात है। वो जो पॉइंट होगा वो इसके लिए कैसे काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो अगर हम 4 मिरर 2 की बात करते हैं, सुनना जरा ध्यान से, 4 मिरर 2, मिरर 2 में अगर आपसे बोले कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा, तो क्या बोलोगे? भैया 110 में से ना 20 हटा दो, 90 mm। समझे क्या? U पता है, इसका F पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है? 4 मिरर 2 बताना, बताओ क्या है? 140 रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 140 mm और F कितना दिया है? R/2, तो 140/2 करो कितना आ जाएगा? 70 mm, सही बात है। फोकल लेंथ पता है, U पता है, V पता चल जाएगा क्या? तुम क्या लिखे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। F कितना लिखोगे? F कितना है? काटना ही पड़ेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस मिरर है। F कितना है? 70
V कितना है पता नहीं, निकालना है। U कितना है 90। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 1/70 माइनस 1/90 इज इक्वल टू 1/V। कितना आ जाएगा बताना है। एलसीएम कितना आएगा 630 आएगा क्या एलसीएम। ये कितनी बार में जाएगा बेटा 9 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में, इज इक्वल टू 1/V। कितना आ जाएगा 2/630 इज इक्वल टू 1/V। तो V कितना आ जाएगा 630/2 कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 15 315 mm। फाइनल इमेज कहां बनेगी 315 mm पे बनेगी। दैट्स इट। कहां से है 315 mm, इस पॉइंट से है क्या, मतलब इधर 315, मतलब हम अपना ऑब्जेक्टिव लेंस जो रख रहे हैं, जो आईपीस रख रहे हैं, उसको यहां से कितनी दूर रखना चाहिए 315 mm पे रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नियंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जल्दी लिखो भैया। इतना बड़ा हो गया है पेपर। राधे राधे। डन। इसको हटा देते हैं। डन डन डन। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकती है हमसे, है ना, तो वो आप देख लेना अगर कुछ हो जाए बाई चांस, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 0.15 mm अपार्ट are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slit. ये क्वेश्चन तो सुबह किया था आई थिंक, है ना, सेम टू सेम ऐसा ही था। और फॉर्मूला लिख देते हैं बस, बाकी कर लेंगे, है ना। सब कुछ सेम है क्या। सुबह वाला सैंपल पेपर क्या नाम था उसका। अच्छा, वो लोग नहीं आए थे ना, जो लोग नहीं आए थे उनके लिए करवाते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट लूज पे, बस 15 मिनट मैक्सिमम, है ना, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये है ना, तो y2b का फॉर्मूला क्या बनेगा बताना, 2 लैम्डा d बाय d बनेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d बाय 2, n की जगह कितना डाल दिया 2। अब 2 पता है, लैम्डा पता है, d पता है, d पता है, अब नहीं कर रहे कैलकुलेट, वैल्यू डाल देना, आंसर तो अपने आप निकाल लोगे ना। चलो, उसके बाद डार्क फ्रिंज पूछा है, सेकंड डार्क फ्रिंज बेटा y2d निकालोगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है जनरल वाला, 2n-1 लैम्डा बाय 2d इंटू d। तो अगर दूसरी निकालनी तो n की जगह कितना डाल दोगे, 2 2 दूनी 4 में से क्या 3 लैम्डा d बाय 2d। सही बात है क्या। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देना, आपके यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई। हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट। अगर स्क्रीन को मूव करेंगे अवे फ्रॉम द स्लिट तो बीटा इज इक्वल टू कितना, लैम्डा d बाय d। तो देखो ये हमारी कौन है स्लिट, ये है कौन स्क्रीन। अगर हम दूर करेंगे तो कौन सा डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, कैपिटल डी बढ़ा रहे हैं। तो हम एक्सपेरिमेंटली लिखें कि कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी अब वो बड़ी बड़ी मिलेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फैक्टर ऑन विच फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कौन से सैंपल पेपर में था बेटा, ये कर चुके, दोबारा मत करवाओ प्लीज। करें क्या, पिछले सैंपल पेपर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो किसी सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट था, किसी सैंपल पेपर में था बेटा। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहाँ हम जल्दी करवा रहे, वहां बिल्कुल पहली बार तो बहुत धीरे धीरे कराया था। प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा और यहाँ पे प्लस प्लस इंड्यूस होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता था, डाइपोल्स अलाइन होते थे क्या, जब हम डाइपोल को अलाइन करेंगे तो उस केस में नेट इंड्यूस फील्ड जो होगी ई नेट कितना हो जाएगा,
ई नॉट माइनस ई आई। देखना बेटा पीछे वाला अगर आप सैंपल पेपर कर रहे हो तो उनमें किसी सैंपल पेपर में है ये, जिसमें भी हो। फिर उन्होंने पूछा डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। फिर उन्होंने पूछा पोलराइजेशन और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन? चाई ई था क्या? सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, दोबारा नहीं कराना चाहिए था। वैसे प्रोफेसर ने बहुत जल्दबाजी में कराया, जब पहली बार था तो बहुत धीरे धीरे कराया। देखना किस सैंपल पेपर में था ये क्वेश्चन। ये भी नहीं करवा रहे बेटा, ये सैंपल पेपर में कराया हुआ। आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। आप लोग पहले ये देखना कि ये कौन से सैंपल पेपर में था, फिर उसका सोल्यूशन देख लेना जाके, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं कराया ना, और वाले का फर्स्ट पार्ट देखो, ये नहीं कराया। द इलेक्ट्रिक हमें कराते कराते याद हो गया, आप लोग भी करो 2-3 बार, याद हो जाएगा फिर कि कौन सा क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो हमसे पूछा 3 चार्जेस है माइनस क्यू एंड माइनस। देखो बेटा 3 चार्ज रखे हैं, माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये आर है और ये आर है, और इन सबकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। ध्यान से देखो, इसको लाए होंगे तो कोई काम किया नहीं किया, इसको लाए होंगे तो इसकी वजह से काम होगा क्या? क्या काम होगा बताओ? माइनस के क्यू क्यू बाय आर, प्लस जब इसको लेके आएंगे तो ये दोनों काम करवाएंगे, तो क्या पहले इसकी वजह से इस पे कितना काम होगा? के क्यू माइनस क्यू बाय आर। फिर इसका इसकी वजह से कितना काम होगा? प्लस के माइनस क्यू बाय 2r, 2r डिस्टेंस। समझ में आया क्या है? ओके, इज इक्वल टू में 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सब में से देखो माइनस के क्यू बाय आर कॉमन आ जा रहा है, कितना बचेगा? देखो यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? क्यू बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस क्यू बचेगा, इस अपॉन में 2 भी बचेगा क्या? इज इक्वल टू 0। 2 क्यू है ना वहां पे। अब ये वाला टर्म कहाँ चला है? डिवाइड में, खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 2q माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2q इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4q इज इक्वल टू q आ गया। हमें रेशियो किसका चाहिए? कैपिटल Q बाई स्मॉल q का। तो देखो कैपिटल Q बाई स्मॉल q, कैपिटल Q कितना नहीं पता, स्मॉल q कितना? 4, कैपिटल Q कट गया, कितना आ गया बताओ? 1/4। सही बात। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, चलो बढ़िया है ना, डेरिवेशन आ गया क्या? कर लेना इसको। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर और बाहर। बना दो फटाफट से, कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम? सेकंड पार्ट है क्या? सेकंड पार्ट का बी। बेटा कैसे, अंदर क्या होता है? 0 होता है, सरफेस पे जाने के बाद मिलता है, फिर घटने लग जाता है। ये याद रखना था, ये दोबारा तीसरी बार आ चुका है ये। A lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observation. So what happened? चलो, एक लैंप है जिसको हमने कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ सीरीज में, ठीक। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन द सिस्टम इज कनेक्टेड फर्स्ट अक्रॉस अ डीसी एंड देन एन एसी। सुबह किया ये क्वेश्चन, सुबह वाली क्लास में। डीसी में क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, मतलब लैंप नहीं जलेगी। एसी में क्या कर देगा? जलेगा, ठीक है। अगर हम दोनों केसेस में कैपेसिटर कम कर देंगे, इस बार कम किया, सुबह शायद बढ़ाया था, अगर कैपेसिटेंस कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? Xc इज इक्वल टू 1/ωc। कैपेसिटेंस कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डीसी वाले में जलेगा ही नहीं, तो ब्राइटनेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of LCR are given as this. If RMS value of the frequency of AC source is this and this, RMS value of alternating current पूछी है, IRMS। तो बेटा उसके लिए पहले हमें Z निकालना पड़ेगा क्या? अरे पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड, हटा दे से। क्या निकालना पड़ेगा पहले? IRMS के लिए भैया Z निकालना पड़ेगा। चलो निकालो, बोलने से काम नहीं चल पाएगा। आर कितना दिया ये बताओ पहले। आर दिया √1900 ओम। √ बेटा वो 9 बजे कहीं जाना था, क्या ही बोले हम। 1900 ओम,
ये एक के लिए, ध्यान में, बस ठीक।